सॉरी। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 2.5 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 16.5, या बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो या इट इज गोइंग टू गिव मी 16.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करते टाइम तो ज्यादा नहीं करना है मुझे, इसको सिर्फ डिवाइड कर देना है 1.6 से। 16.5 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻19, ये कैंसिल, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो इट विल बिकम 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, आखिरी वाले क्वेश्चन का अगर हम लोग को देखें, नोट करना है क्या आप लोगों को, बाकी लोगों को? If yes, you guys can note it down. जिन्होंने नहीं किया है, where is Manisha? नहीं, good. और करनी है। नोट कर लिया आप लोगों ने? पानी गिरेगा। This is another experiment where particle behavior of photons is demonstrated इसमें होता क्या है, simply says that ये रेडिएशन एक आ रहा है और एटम में पड़े किसी इलेक्ट्रॉन के साथ ये इंटरेक्ट करता है, ठीक है, उस पर गिरता है या उसको ये करता है, इंटरेक्ट करता है। और इंटरेक्शन के बाद में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहर पुश आउट हो जाता है, ठीक है, और साथ में एक रेडिएशन भी और एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है उसके थ्रू वो एक रेडिएशन भी इमिट करता है, ठीक है। मतलब इट्स जस्ट लाइक कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर पड़ा हुआ, एक स्ट्राइकर है और हमारे कॉइन्स है, व्हेन वी हिट इट this coin will fly or go somewhere, ठीक है, and this striker with obviously some of its energy lose to the this coin, then the striker will keep moving with like with some another velocity, ठीक है, some another velocity, and obviously not in the original direction but in some other direction, ठीक है, following the principle of law of conservation of momentum, and conservation of
इज इट ओके? सो ये फेनोमेना जो है हम लोग ऑलरेडी पार्टिकल फिजिक्स में, दैट इज न्यूटोनियन फिजिक्स में कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं। हर बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल के साथ या छोटा पार्टिकल बड़े पार्टिकल के साथ अनटिल उनका मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो तो छोटा पार्टिकल भी जो है वो हिट करके और बड़े पार्टिकल को डिस्प्लेस करता है और साथ में उसको कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देता है और कुछ एनर्जी के साथ खुद मूव करते रहता है। बड़ा पार्टिकल भी सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर शो करता है। स्ट्राइक होता है, दो चीजें कोलाइड करती हैं, बड़ा वाला अपना कुछ एनर्जी छोटे वाले को ट्रांसफर कर देगा, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कुछ एनर्जी कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम और एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड फिर दोनों अपने अपने तरीके से मूव करने लगेंगे सच दैट द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड एज वेल एज एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। Energy as in kinetic energy remains conserved and I mean not always, I should say the total energy should remain conserved। काफी टाइम ये भी हो सकता है ये पार्टिकल ब्रेक कर जाए या मे बी there could be some deformation on this particle as well as this particle, तो deformation energy store हो गई उनके अंदर में। So there can be multiple things which can happen, but अगर और सारी चीजें नहीं हो रही है तो फिर kinetic energy in the initial case will be conserved with the kinetic energy in the final case। Am I making sense? Is it okay? Similarly quantum effect में यही है, एक रेडिएशन फोटोन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक ऑब्वियसली एटम जो होगा वो थोड़ा सा मे बी रिक्वाइल करेगा या फिर एज इट इज रहेगा अपने पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन जो है वो देखते हैं दैट इज दैट विल ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी टू, पहला एनर्जी तो इस चीज में जाएगा इसका कि इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी के साथ एटम के साथ जुड़ा हुआ था उसको ओवरकम करने में उसको एक जाएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कुछ काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है तो वो एनर्जी, ये दोनों लॉसेस को कंपनसेट करने के बाद भी अगर इस रेडिएशन के पास कुछ एनर्जी रह जाती है तो वो एक नए रेडिएशन के फॉर्म में इमिट हो जाएगी। Am I making sense? That is how that conservation of energy thing is going to take place. Apart from that, there will also be like conservation of momentum that will be taking place। ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस यहाँ पर एटम जिसके ऊपर ये आया था, फोटोन इंसिडेंट हुआ था, वो एटम किस डायरेक्शन में रिक्वाइल कर रहा है, और साथ में ये जो नया रेडिएशन निकल रहा है हमारा उसका डायरेक्शन क्या है। सॉरी, उसके डायरेक्शन पे तो फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में निकल रहा है प्लस ये रिक्वाइल उसके डायरेक्शन में कैसे कर रहा है, दीज आर गोइंग टू, और ये किधर भी निकलेगा, ठीक है, ये किधर भी निकलेगा इसका मोमेंटम तो डी ब्रॉगली के थ्रू हमको मिलता है, तो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मोमेंटम रहेगा। And then we will apply the conservation of momentum into it, then we will apply the conservation of momentum for all the things and also conservation of energy for all the things। जो इनकमिंग एनर्जी थी इस वेव की, फर्स्ट वेव की, तो फर्स्ट वेव का एनर्जी अगर ई है, ठीक है, ऑब्वियसली इसका फ्रीक्वेंसी न्यू एंड लैम्डा, लैम्डा इनिशियल लैम्डा, और ये रेडिएशन जो है, ठीक है, इसका अगर वेवलेंथ रहता है, एनर्जी रहता है ई डैश, फ्रीक्वेंसी न्यू डैश एंड लैम्डा लैम्डा डैश, ठीक है ना। तो कॉम्पटन ने बेसिकली बाकी सारे इक्वेशंस, काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली वो सारे इक्वेशंस करूंगा मैं तो इट इज गोइंग टू टेक मच ऑफ एफर्ट एंड दैट इज यूजलेस, मतलब यूजलेस इन द सेंस वो कंजर्वेशन आपको कहीं पे करना नहीं है।
डेरिवेशन नहीं करना है, यू हैव टू नो द फाइनल थिंग। क्वांटम शिफ्ट में लैम्डा, दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। पहला वाला रेडिएशन, इंसिडेंटेड रेडिएशन जो है वो क्या होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, और यहां से जो निकलेगा वो क्या होगा, उसकी एनर्जी, दूसरा वाला फोटोन जो निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? कि क्योंकि इसका कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इज इट ओके? और दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों के एनर्जीज का डिफरेंस जो है, दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू लुक एट, ठीक है। तो इसका एनर्जी ज्यादा है, इसका वेवलेंथ जो होगा वो कम होगा। इसका एनर्जी क्या है, कम है, तो वेवलेंथ जो होगा वो बड़ा होगा। लैम्डा डैश इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन लैम्डा। एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम शिफ्ट। इज इट ओके? That difference of lambda is called quantum shift. Quantum. Quantum. ठीक है? That is called quantum shift. Shift. Lambda dash minus lambda. Lambda dash क्या है? The wavelength of secondary photon. उसको बाद में जो निकलता है उसको सेकेंडरी फोटोन भी बोल सकते हैं या बोलते हैं, ठीक है। और लैम्डा किसका वेवलेंथ होता है? द वेवलेंथ ऑफ प्राइमरी फोटोन। इज इट ओके? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, this is also known as delta lambda change in wavelength, and this is equal to h by me into c multiplied by 1 minus cos theta. Cos theta. थीटा जो होता है, ये cos थीटा में थीटा जो होता है, थीटा इज स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल का मतलब है इंसिडेंट रेडिएशन के साथ at what angle this new radiation is scattering or going, that is scattering angle का मतलब क्या है? The angle between incident इसको इंसिडेंट फोटोन भी बोलते हैं, इंसिडेंट फोटोन इसको स्कैटर्ड फोटोन भी बोलते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड
scattered photon. Is it okay? So we need to know uh, this relationship, और इस पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कहीं पर भी पूछे जाते हैं, इसमें कोई एप्लीकेटिव क्वेश्चंस के स्कोप नहीं रहते हैं आपके लेवल पर, ठीक है। मतलब बोर्ड जेई मीन्स तक इस पे कोई भी एप्लीकेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। डेरिवेशंस जो है, जो भी डेरिवेशंस मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, दैट इज पार्ट ऑफ एडवांस। उसमें उसकी कुछ निटिग्रिटीज को यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या यूज कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं कराएंगे, बोलेंगे कि जस्ट निकल के बैठ गया, ठीक है। अब ऐसे में ये स्कैटरिंग फोटोन का क्या एनर्जी इक्वेशन होगा, ये निकालने के लिए बोल देंगे। तो वहां पर यू नीड टू नो कि हाउ द कंजर्वेशंस आर हैपनिंग और व्हाई नॉट इट इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। सारे एनर्जी इक्वेशंस एंड ये क्या बोलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए, कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए। आपके लिए वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको यूज ही नहीं करना, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कंटेंट और सिलेबस, ठीक है। वी जस्ट नीड टू नो दिस फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और इसमें हमको ये डेफिनेटली पता रहना चाहिए कि ये इंसिडेंटेड फोटोन है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, लैम्डा कम है। ये स्कैटर्ड फोटोन है, दिस इज स्कैटर्ड, द सेकेंड वन इज स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन। एंड स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कम है और वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। ये हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज स्कैटर्ड फोटोन और सेकेंडरी फोटोन। एम आई मेकिंग सेंस? एक क्वेश्चन कर लें, छोटा सा नोट कर लिया क्या हम लोगों ने? So 1 minute. प्लीज डू दैट। और इस पूरे में कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हो रहा होता है क्वांटम शिफ्ट के अंदर? इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज एट फुल डिस्प्ले, ठीक है, और एट फुल डेमोन्स्ट्रेशन। हैव टू कैलकुलेट इट। ठीक है, can we do this question? This is easier one. I'm now going to give a slightly complicated one.
Yeah. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग करें, फटाफट करना है। एंड आई बिलीव वी नो ऑल द ये वैल्यूज। h is equal to what? 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second, and then you have mass of electron, which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and then you have c, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Is it okay? Do we need anything else? Cos theta की वैल्यू हम लोग को पता है। Let us concentrate here. पहला वाला मैं करता हूँ, फिर आप लोग करिए दूसरा वाला, या पहला हो गया आप लोग का? Are you guys anyone done with first one? No, sir. Okay, ठीक है। 1.21 10 to the power 8, 1.21 10 to the power 8. Is it 10 to the power 8 or 10 to the power minus 8? 10 to the power minus 8. हाँ ठीक है, 10 to the power minus 8, ठीक है। It seems to be okay, ठीक है। Lambda dash minus lambda is equal to h by me into c, 1 minus cos theta, and lambda is given to be 100 Armstrong, ये 100 Armstrong दिया हुआ है। इधर h by me c को मैं कन्वर्ट कर लूंगा 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31 into 3.83 into 10 to the power 8, and 1 minus cos 60 degree। cos 60 degree करेंगे हम तो 1 by 2 हो जाएगा, and this cos 160 is 1 by 2, 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 2 will be 1 by 2 directly, so it will become 6.6 into 10 to the power minus 34, ये minus of minus 31 and minus 8 divided by 9.1 into 3 into 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2 का 2, ठीक है। ये इन दोनों को कैंसिल किया मैंने तो 1.1 हो गया, और इसको सॉल्व किया मैंने तो आई हैव minus 3 and minus 8, that is 11, 10 to the power minus it's coming out to be this, and इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो I'm going to get 1.1, 9.1, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो I'm going to get 0.12, 1.1 divided by 9.1 is, yes, it's 0.1208 into 10 to the power minus 11, that is 1.208 into 10 to the power minus 12, और इधर हमारे पास है lambda dash minus 100 Armstrong. Lambda dash is simply 100 Armstrong plus 1.208, या इसको 1.21 भी बोल सकते हैं हम, 1.21 into 10 to the power minus 12,
एमस्ट्रॉन्ग में इसको भी कर लेंगे तो इट विल बिकम 100 प्लस 1.21 into 10 to the power minus 2 और बाकी एमस्ट्रॉन्ग को बाहर कर लिया मैंने, so I will have 100 plus 0.0121, ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग, that is 100.012 amps. That will be our answer. Is it okay? Hello. यस सर। Okay. वैसे अब एक काम ये भी करके हम रख सकते हैं, यहाँ पर ये करा रहा हूं मैं तो आई मस्ट टेल यू, और h by me into c जो है, this is equal to how much? 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31 into 3 into 10 to the power 8. Is it okay? So इसको डिवाइड किया 2.2 हो गया, 2.2 डिवाइडेड बाय 9.1 into this is 10 to the power minus 11. इसको सॉल्व करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट 2.42 roughly into 10 to the power minus 11, ठीक है। सो ये नंबर के बदले अगर हम मतलब इसकी वैल्यू 2.42 into 10 to the power minus 11 अगर हम ध्यान में रखते हैं तो दैट इज, सॉरी 10 to the power minus 12 हो जाएगा ना, ठीक है, हाँ 10 to the power minus 12, ठीक है। तो it is going to be further like simplify, it is further going to simplify our calculation or it is going to make our calculation faster, ठीक है। मतलब ये चीज हर बार अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, we know that h by mec is nothing but 2.42 into 10 to the power minus 12. Once we know this, then lambda dash का कैलकुलेशन काफी फास्ट हो सकता है मेरा। Is it okay? सेकेंड वाला किया है हम लोगों ने या कर रहे हैं या हो गया? सेकेंड वन सर 2.42 into 10 raised to minus 13 होगा ना, क्योंकि वो 0.0242 है। नहीं, यहाँ पर एक ही आएगा ना, 1.1 divided by 9.1 जो है, this is going to give me 0.128 in, sorry 121 या 1208 ये into वाला नहीं, यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड में किया ना वो 2.2 divided by 9.1। हाँ, तो दिस विल बी 2.42 into 10 to the power minus 12 ही रहेगा ना। यहाँ पर minus 11 है तो एक डेसिमल और राइट ले लिया मैंने एंड इट विल बिकम 10 to the power minus 12 ओनली। सर बट 2.2 by 9.1 की वैल्यू 0.0242 आ रही है। 0.02 आ रही है? नहीं, इट शुड बी 0.2 ना, 0.242 आएगा। यस सर, ठीक है ना। अरे इसका जो भी वैल्यू होगा ना उसके डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 जो था वो नहीं ले रहे हैं हम, ये डबल हो गया है, 2.2 हो गया है, तो इसका डबल वैल्यू है। मैंने अलग से कैलकुलेट नहीं किया, तुमने जो आंसर बोला है उसी का मैंने डबल करके लिख दिया है, ठीक है। यस सर। और ये जो आंसर आपने बोला है दिस इज नॉट लाइक ऑकवर्ड, 11 को 91 से या 11 को 90 से मैं डिवाइड करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट दैट आंसर। ठीक है ना? यस सर।
Okay. The second question किया हम लोगों ने, वहां पे बेसिकली फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें. फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 6 into 10 to the power 16. 6 into 10 to the power 16 hertz. Now इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या हो जाएगा? It will become C upon F, और C upon म्यू बोल लें इसको, म्यू या F दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. 3 into 10 to the power 8 divided by 6 into 10 to the power 16, that is 5 into 10 to the power minus 9. ठीक है, देखो -8 यहाँ का रहेगा और यहाँ का 0.5, तो 5 into 10 to the power minus 9 और मीटर हो गया. अब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू अगेन एच एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा है. सो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस ये सारा वैल्यू, ये क्या है 2.42 into 10 to the power minus 12 into 1 minus cos theta क्या होगा 1 minus cos 60, that is half. So lambda is equal to 5 into 10 to the power minus 9 plus यहाँ half करने के बाद it will become 1.42 into 10 to the power minus 12. अब इसको -12 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5000, राइट. 1.42 into 10 to the power minus 12. Now this is 5001 into 5001.42. So 5001.42 into 10 to the power minus 12 meter is the scattered wavelength. ठीक है, wavelength of scattered radiation. Is it okay? एंगस्ट्रॉम में अगर इसको मुझे करना है तो आई कैन राइट इट एज 2 डेसिमल लेफ्ट लेकर के आएंगे, इट विल बिकम 50.01 मे बी 4 एंगस्ट्रॉम. इज इट ओके? Is this clear? Yes, sir. Okay. Let us now solve few problems from your book itself, HSC book, and then we will be moving on to कुछ 3-4 questions करते हैं और फिर हम लोग अगले चैप्टर में मूव ऑन करेंगे. That's the normal process I follow. दिख रहा है ये? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर ऐसा दिया रहता कि उसकी एनर्जी जो है, सॉरी, इट हैज बीन, द इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, तब भी हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या मिलती है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलती है. Am I making sense? जैसे यहाँ पर देखो, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा मैक्सिमम, इट विल बिकम 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. इज इट ओके?
बात समझ में आ रही है? खैर उसमें भी निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो आप लोग निकालेंगे। लैम्डा डी ब्रॉगली क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? इट्स h by p, राइट? प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम, और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे? h by रूट अंडर 2 into मास into काइनेटिक एनर्जी। h है 6.6 into 10 to the power minus 34 रूट अंडर 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 100 into 1.6 into 10 to the power minus 19। Is this okay? अब सिर्फ सॉल्व करना है हमको। This is minus 50, it will make root है तो it will become 10 to the power minus 25 directly। बाकी नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं, it will become 1600 sorry 160 into 2 320 into 9.8। So the value is 53.96। ठीक है, बाकी चीजों का रूट लेंगे, 53.96 आ रहा है। I can divide 6.6 divided by 6.6 with 53.96। This makes it 0.122 into 10 to the power minus 9 meter, or it is 1.22 into 10 to the power minus 10 meter, or 1.22 Armstrong। ठीक है, so these are the values। I hope ये समझ में आ गया आप लोगों को। Yes, sir. एक्सप्रेशन ये मैंने सॉल्व कराया हुआ है, राइट? लैम्डा डी ब्रॉगली इज इक्वल टू h by p, वेयर p मोमेंटम इज इक्वल टू रूट अंडर p क्या है? p इज मोमेंटम, राइट?
हेलो, हेलो। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. नोट कर लिया हम लोगों ने। ये 8th वाला क्वेश्चन सारे लोग पढ़ोगे एक बार। आप लोग को याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ाया मैंने तो आप लोगों को कुछ ऐसा बताया था। ये फ्रीक्वेंसी है और ये एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर जो स्लोप आता है दिस स्लोप थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बेसिस पर ये बोल रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दीजिए आप। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ना दे करके इन्होंने क्या दिया हुआ है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, यानी केई काइनेटिक एनर्जी बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है, इसकी वैल्यू यहाँ पर वाई एक्सिस पे प्लॉट की हुई है और एक्स एक्सिस पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। हाँ, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और it is being said कि the slope is this. So हमसे पूछ रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। Can you guys tell me?